अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर उसको हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंपाइलर के फेजेस देखे थे। तो कंपाइलर के क्या क्या फेजेस होते हैं। जब हम सोर्स कोड लिखते हैं, सोर्स कोड चाहे वो C++ में लिखते हैं या जावा में लिखते हैं, तो जब हम उसको कंपाइल करते हैं तो वो टारगेट कोड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो टारगेट कोड कौन सा होता है, मशीन लैंग्वेज का होता है, 01 की लैंग्वेज में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इस सोर्स कोड और कन्वर्जन के दरमियान डिफरेंट फेजेस होते हैं। पहला तो फेज़ होता है लेक्सिकल एनालाइज़र का, जिसमें एनालिसिस होता है जो हमने सोर्स कोड में लिखा होता है। जैसे हमने लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि हमने एक छोटी सी एग्जांपल देखी थी कि इंट वेरिएबल असाइन किया है, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हमने 100 को असाइन कर दिया था। तो ये हम सोर्स कोड में जो है वो जब हम किसी भी एडिटर में लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो कंपाइलर उसको कैसे करता है, तो कंपाइलर का पहला फेज़ स्टार्ट होता है। उसमें पहले फेज़ में लेक्सिकल एनालाइज़र होता है। तो लेक्सिकल एनालाइज़र क्या करता है, उसको रीड करता है, उसको स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद उसको डिफरेंट टोकन्स में डिवाइड कर देता है। तो लास्ट टाइम हमने डिटेल से टोकन्स की भी बात की थी। तो वो जो टोकन्स होते हैं वो इसकी तो आउटपुट होते हैं, लेकिन सिंटेक्स एनालाइज़र की वो इनपुट बन जाते हैं। तो सिंटेक्स एनालाइज़र उसको एनालाइज करता है कि उस सिंटेक्स में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको फर्दर हमने प्रोसेस करना है। तो आज हम सिंटेक्स एनालाइज़र को डिटेल से देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने लेक्सिकल एनालाइज़र को डिटेल से देखा था। आज हम सिंटेक्स एनालाइज़र को डिटेल से देखेंगे कि वो कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ को ऑप्ट करता है कि वो उसको फर्दर प्रोसेस में फर्दर फेज़ में किस तरीके से लेके जाता है। फिर हमने बात की थी सिमेंटिक एनालाइज़र की। तो सिमेंटिक एनालाइज़र क्या होता है, ये इनफैक्ट हमारे जो इस वक्त सिंटेक्स एनालाइज़र से जो आउटपुट निकलती है वो सिमेंटिकली उसको देखा जाता है। सिमेंटिक्स मीन के क्या ये लैंग्वेज के रूल्स को वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसके बाद एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर दिया जाता है। तो इंटरमीडिएट कोड कौन सा होता है, ये एक ऐसा कोड होता है जिसको ना तो ह्यूमन रीड कर सकता है ना मशीन रीड कर सकती है। ये दरमियान वाला कोड होता है, क्योंकि ये जो कोड होता है ये ह्यूमन रीड कर सकता है, सोर्स कोड है, और ह्यूमन चूँकि इसको रीड कर सकता है, लिख सकता है, तो इसलिए वो अंडरस्टैंडेबल है। जबकि ये कोड जो है वो मशीन कोड है, इसको ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं करता, जबकि इस कोड को मशीन अंडरस्टैंड नहीं करती। तो इन 3 फेजेस के बाद एक ऐसा कोड जनरेट हो जाता है जो कि इंटरमीडिएट कोड जनरेटर होता है, मतलब इंटरमीडिएट कोड जनरेशन आ जाती है। तो इस इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज आ जाए जिससे हम फर्दर जो है वो इसकी एरर जनरेशन देख लें, उसमें कितने एरर्स हैं। अगर उसमें कोई चीज़ मिसिंग है तो यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सोर्स कोड, जैसे मैंने लास्ट टाइम HTML की एग्ज़ाम्पल दी थी, तो HTML का अगर टैग एक लिखना जो है वो आप भूल गए हैं, तो तब भी जो आपका कंपाइलर है उसको कंपाइल कर देगा। कैसे कंपाइल करेगा, वो ख़ुद से उसमें टैग जो है वो इंसर्ट कर देगा। चूँकि वो प्रोग्रामर की मिस्टेक है, तो बजाय कि दोबारा प्रोग्रामर की तरफ जाया जाए, वो तुम्हारा दोबारा से वो इस सारे कोड को वो एनालाइज करे, वो क्या करता है, वो ख़ुद से जो है वो टैग्स ऐड कर देता है ताकि वो कंपाइल हो जाए। तो इसके बाद फिर मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइज़र की हमने बात की थी, इसमें कन्वर्ट करता है। फिर हमारी कोड की जनरेशन होती है। तो कोड की जनरेशन जो होती है वो इनफैक्ट हमारी ऐसी जनरेशन जो है वो जनरेशन होती है जिसके बाद हम जो है वो इसको मशीन रीडेबल जो है वो बना सकते हैं।
तो ये जो है वो हमने लेक्सिकल एनालाइज़र जो है वो तो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था। बाकी हमने सिंटेक्स एनालाइज़र, सिमेंटिक, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ये हमने सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जो है वो डिस्कस किए थे। थोड़ी डिटेल हमने डिस्कस की थी ताकि हम इस फेज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। चूँकि लेक्सिकल एनालाइज़र हमने डिटेल से कर लिया है और जितनी डिटेल से हमने लेक्सिकल एनालाइज़र किया था उसी डिटेल से हम आज सिंटेक्स एनालाइज़र जो है वो करेंगे कि इस फेज़ में फ़र्दर कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो ऑप्ट की जाती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये सिंटेक्स एनालाइज़र है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे। मेक श्योर कि लेक्सिकल एनालाइज़र जो है वो आपके सोर्स कोड को रीड करेगा। रीड करने के बाद वो क्या करेगा, वो टोकन्स जनरेट कर देगा। और लास्ट टाइम हमने टोकन्स देखे थे कि हमारे पास अगर एक सिंबल है वो भी एक टोकन है। फिर हमने डिस्कस किया था, जैसे मैं आपको अभी दोबारा से उसको बता दूं क्योंकि हमने आगे इसको जो है वो फर्दर देखना है। ये हमने कोड में लिखा है इंट वैल्यू, असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये हमारी वैल्यू है। तो इसके टोकन्स कैसे बनेंगे। इंट जो है ये हमारा एक कीवर्ड है और ये हमारे कंपाइलर को पहले से हमने बताया हुआ है कि ये कीवर्ड है। इसके अलावा और भी कीवर्ड्स हो सकते हैं, जैसे हम पब्लिक लिख सकते हैं, प्राइवेट लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे कीवर्ड्स हैं। तो ये एक टोकन कहलाएगा। वैल्यू जो है ये एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल जो है उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, वैल्यू भी रख सकते हैं, आप वेरिएबल भी रख सकते हैं। तो इसका एक टोकन बनेगा और इसको कंपाइलर एज ए आइडेंटिफायर जो है वो आइडेंटिफाई करेगा। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो इसको एज ए ऑपरेटर जो है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा। ये हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। और ये हमारे पास एक सिंबल है, तो ये भी हमारे पास जो है वो एक टोकन कहलाएगा। तो ये सारे जो है ये जो टोकन्स बन रहे हैं तो वो किस फेज़ में बन रहे हैं, वो लेक्सिकल एनालाइज़र के फेज़ में बन रहे हैं। तो सोर्स कोड हमारे पास आया, उसको सोर्स कोड को रीड किया गया। रीड करने के बाद उसके टोकन्स बनाए गए। तो लेक्सिकल एनालाइज़र का जो आउटपुट होगा वो बेसिकली टोकन्स होंगे। अब ये जो टोकन्स होंगे वो एज ए इनपुट सिंटेक्स एनालाइज़र के पास जाएंगे। तो अब आज हमने डिटेल से देखना है कि सिंटेक्स एनालाइज़र इन टोकन्स का क्या करता है। इस सिंटेक्स एनालाइज़र और पार्सर, तो अब सिंटेक्स एनालाइज़र का जो है दूसरा नाम पार्सर आ गया है। तो जब हम वर्ड पार्सर की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि हम किस की बात कर रहे हैं। हम सिंटेक्स एनालाइज़र की बात कर रहे हैं। टेक्स द इनपुट फ्रॉम लेक्सिकल एनालाइज़र इन द फॉर्म ऑफ टोकन स्ट्रीम। तो सिंटेक्स एनालाइज़र जो है वो अपनी एक इनपुट लेगा। कौन सी इनपुट लेगा, जो कि लेक्सिकल एनालाइज़र की आउटपुट है। तो लेक्सिकल एनालाइज़र की आउटपुट कौन सी है, वो टोकन स्ट्रीम है। तो टोकन स्ट्रीम क्यों कहा गया है, क्योंकि एक से ज़्यादा टोकन्स हैं और एक फ़्लो में आ रहे हैं, इसलिए हमने इसको टोकन स्ट्रीम बोला है। तो ये जो टोकन स्ट्रीम्स हैं वो सिंटेक्स एनालाइज़र के पास जाएंगे। द पार्सर, अब वो सिंटेक्स एनालाइज़र का नाम नहीं ले रहा, अब वो इसका नाम ले रहा है पार्सर। तो जब पार्सर की बात आए या सिंटेक्स एनालाइज़र की बात आए तो बोथ आर द सेम थिंग। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पार्सर कहाँ से आ गया, जबकि हमने सिंटेक्स एनालाइज़र जो है वो हमने डिस्कस किया था। तो बोथ आर द सेम थिंग। द पार्सर एनालाइजेज द सोर्स कोड, तो ये एनालाइज करेगा टोकन स्ट्रीम अगेंस्ट द प्रोटेक्शन रूल। तो ये एनालाइज करेगा कि हमारे जो प्रोटेक्शन रूल्स हैं, हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर पहले से ही रूल्स डिस्कस किए हुए हैं। वो कौन से रूल्स थे
कि हमारे पास सबसे पहले एक स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल होगा जिसको हम एस से डोनेट करेंगे। वो नॉन टर्मिनल किसी भी टर्मिनल या नॉन टर्मिनल के साथ जो है वो रिप्लेस किया जा सकता है, तो वो एक प्रोडक्शन कहलाएगा। तो अब क्या होगा, सिंटेक्स एनालाइज़र देखेगा कि सोर्स कोड जो है वो क्या प्रोडक्शन रूल्स जो है उसके मुताबिक है कि नहीं है। अगर उसके मुताबिक नहीं होता तो वो क्या करेगा, वो एरर को जनरेट करेगा। द आउटपुट ऑफ दिस फेस इज़ अ पार्स ट्री। तो अब पार्स ट्री की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने स्टूडेंट्स को पहले ही एक्सरसाइज करवा दी थी डेरिवेशन ट्री की। तो वहाँ हमने बात की थी कि डेरिवेशन ट्री जो होता है उसका दूसरा नाम पार्स ट्री होता है। तो जब भी हमारे पास जो है वो वर्ड पार्स ट्री का है तो इसका मतलब ये है कि ये डेरिवेशन ट्री है। तो डेरिवेशन ट्री कैसे हम ड्रॉ करते थे, हम लेफ़्ट डेरिवेशन की जो प्रोडक्शंस हैं जो हम रिप्लेस करते थे और उसको हम जो है वो करते थे। ये अभी मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास डेरिवेशन ट्री है। तो ये डेरिवेशन ट्री हम कैसे जनरेट करते थे, इस तरीके से जनरेट करते थे। ये हमारा स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है जिसको हम रिप्लेस करते थे। रिप्लेस करने के बाद हम रेक्टेंगल करते थे। ये हमारा लेफ़्ट डेरिवेशन ट्री है, इसको हम पार्स ट्री भी बोलते हैं। तो ये जो हमने मैनुअल चीज़ की थी ये हमारा डेरिवेशन ट्री है। इस डेरिवेशन ट्री को हम पार्स ट्री भी बोलते हैं। तो जो हमने चीज़ मैनुअली की थी वो इनफैक्ट कंपाइलर का ये फेस कर रहा है, आपके सामने अभी ये वाला फेस कर रहा है। तो वो जो डेरिवेशन ट्री है वो पार्स ट्री है। वो किस में बन रहा है, वो सिंटेक्स एनालाइज़र जो है वो ये बना रहा है। दिस वे द पार्सर अकम्प्लिशेस 2 टास्क। तो इसमें 2 टास्क अचीव किए जाते हैं, पार्सिंग द कोड, लुकिंग फॉर द एरर्स। तो इसमें फिर 2 जो है काम किए गए। पहला काम तो किया गया, इस कोड को पार्स किया गया। तो जब मैं वर्ड कहूँ कि पार्स किया गया तो इसका मतलब ये है कि ये किसी न किसी जो है वो पार्सिंग ट्री बनाया गया। अब ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं जो हमने मैनुअली किया था, तो ये बेसिकली हम कर रहे हैं पार्सिंग कर रहे हैं। हमारे पास ये प्रोडक्शंस हैं, इन प्रोडक्शंस को लेते हैं, हम पार्सिंग करते हैं और पार्सिंग करने के बाद फिर जो ट्री बनता है उसको हम पार्स ट्री बोलते हैं। तो ये वही बात हो रही है कि इसमें 2 टास्क हो रहे हैं। पहला काम क्या हो रहा है, कोड की पार्सिंग हो रही है, और दूसरा काम क्या हो रहा है, एरर की जनरेशन हो रही है कि अगर वो प्रोडक्शन रूल्स के मुताबिक नहीं है तो हम क्या करेंगे, एरर्स को आइडेंटिफाई करेंगे पार्स ट्री में। Parsers are expected to parse the whole code even if some error exists in the program। तो ये हमने पहले भी बात की थी कि ये जो पार्सर है हमारा, पार्सर किस में हो रहा है, सिंटेक्स एनालाइज़र में हो रहा है। तो पार्सर क्या है हमारा, हम एक डेरिवेशन ट्री बना रहे हैं, एक पार्स ट्री बना रहे हैं, हम इस चीज़ को देख रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं पार्सर करना, पार्स करना। तो इसमें जो है वो सारे कोड को जो है वो पार्स कर दिया जाएगा। इवन के उसमें अगर एरर्स भी हैं तो तब भी इसको पार्स कर दिया जाएगा। पार्सर्स यूज़ एरर रिकवरिंग स्ट्रेटजीज़। तो ये पार्सर जो होती हैं वो फिर क्या करती हैं, एरर रिकवरिंग स्ट्रेटजीज़ को ऑप्ट करते हैं। वो हम आगे जाके एरर रिकवरिंग स्ट्रेटजीज़ देखेंगे, वो किस तरीके से एरर्स को रिमूव करता है या रिकवर करता है। तो सोर्स कोड में अगर कोई भी प्रोग्रामर अगर कोई सेमीकोलन लगाना भूल जाता है या कोई कीवर्ड लिखना भूल जाता है या रॉन्ग लिखता है, तो फिर क्या कर ये हमारा कंपाइलर क्या करेगा, वो उसको कम्प्लीटली पार्स तो कर देगा, इनके कंपाइल तो कर देगा, लेकिन उसकी इसी फेज़ के अंदर ही, कौन सा फेज़ है, सिंटेक्स एनालाइज़र का फेज़ है,
इसी फेज़ के अंदर कोड की जनरेशन के दौरान जो एरर्स आएंगे वो जो है वो रिकवरिंग स्ट्रेटजीज़ के थ्रू उसको रिकवर किया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो सिंटेक्स एनालाइज़र के फिर दो काम हो गए। पहला काम ये हो गया कि ये पार्सिंग करेगा और दूसरा काम ये है कि कोड जनरेशन करेगा। किसकी करेगा? इन टोकन्स की करेगा। ये टोकन्स कहाँ से आएंगे? ये लेक्सिकल एनालाइज़र से आएंगे। लेक्सिकल एनालाइज़र एनालाइज करेगा, टोकन्स की स्ट्रीम जनरेट करेगा जो कि इनपुट बन जाएगी सिंटेक्स एनालाइज़र की। सिंटेक्स एनालाइज़र दो काम करेगा कि ये टोकन्स को जो है उसको पार्स करेगा, डेरिवेशन ट्री बनाएगा या पार्स ट्री बनाएगा और कोड के एरर जनरेशन करेगा। अगर हम इसको नटशेल में देखें, अब देखते हैं कि सिंटेक्स एनालाइज़र के पास कितनी स्ट्रेटजीज़ हैं कि किस स्ट्रेटजी के थ्रू वो पार्सिंग करता है। सिंटेक्स एनालाइज़र्स फॉलो द प्रोडक्शन रूल्स। तो पहला काम तो ये हो गया कि सिंटेक्स एनालाइज़र प्रोडक्शन रूल्स जो होते हैं, जो भी ग्रामर में हम डिफ़ाइन करेंगे उसको वो फॉलो करेगा। और वो कौन सी ग्रामर होगी? वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी। तो इसीलिए मैंने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पहले से ही स्टूडेंट्स को करवा दी है। अगर जिन स्टूडेंट्स ने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं की तो ऑब्वियसली उनको मेरे पहले जो लेक्चर्स हैं उनको रिव्यू करना पड़ेगा ताकि इसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए आसान हो जाए। The way the production rules are implemented, derivation divides the parsing into two types, top-down parsing and bottom-up parsing. तो अभी जो हम सिंटेक्स एनालाइज़र में सबसे पहले हम टॉप डाउन पार्सिंग देखेंगे कि ये किस तरीके से है। तो टॉप डाउन जो पार्सिंग है उसके बाद फिर हम बॉटम अप की तरफ जाएंगे। तो टॉप डाउन को हम डिटेल से देख लेते हैं। टॉप डाउन का एक ऐसी हमारे पास पार्सिंग है, इसमें भी फर्दर डिफरेंट फेजेस आ जाते हैं। जैसे टॉप डाउन जो है उसके बाद फिर हमारी रिकर्सिव डिसेंट है। तो रिकर्सिव का मतलब होता है एक चीज़ को बार बार होना। तो रिकर्सिव डिसेंट की भी फर्दर दो ब्रांचेस हैं। बैक ट्रैकिंग है, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि बैक ट्रैकिंग किसको कह रहे हैं। और अगर बैक ट्रैकिंग नहीं करते तो नॉन बैक ट्रैकिंग है, तो फिर हम प्रिडिक्टिव पार्सर की तरफ जाएंगे और फिर एलएल पार्सर की तरफ जाएंगे। तो ये कौन से फेजेस हैं? ये इसके अंदर आ रहे हैं फेजेस सिंटेक्स एनालाइज़र के। जब पार्सिंग की बात करेंगे तो आपके बैकएंड पे ये आ जाना चाहिए कि ये सिंटेक्स एनालाइज़र की बात कर रहे हैं। तो पार्सिंग फर्दर जो है टॉप डाउन स्ट्रेटजी से भी अचीव हो सकती है और बॉटम अप स्ट्रेटजी से भी अचीव की जा सकती है। तो अब हम देखते हैं जी टॉप डाउन। ये हमारी टॉप डाउन है। When the parser starts constructing the parse tree from the start symbol and then tries to transform the start symbol to the input, it is called top down parsing. तो हमारे पास ये एक पार्स ट्री है, तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? हम स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट कर रहे हैं। और जब हम स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करें तो इसका मतलब है कि हम टॉप डाउन स्ट्रेटजी के तहत इसको पार्स कर रहे हैं। यानी कि सबसे ऊपर टॉप पे वो हमारे पास ये एक स्टार्टिंग सिंबल है। तो हमने कहा था कि ये जो स्टार्टिंग सिंबल होता है ये हमारा रूट नोड होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब होगा टॉप डाउन पार्सिंग हो रही है। टॉप डाउन पार्सिंग के बाद रिकर्सिव डिसेंट है। अब रिकर्सिव का मतलब होता है किसी चीज़ का बार बार अकर होना। Recursive descent parsing is a top-down parsing technique that constructs the parse tree from the top and the input is read from left to right. तो recursive descent parsing जो है वो क्या करती है? वो यहाँ से स्टार्ट होती है और हम इनपुट को लेफ़्ट टू राइट रीड करते हैं। ये किस में हो रहा है? ये रिकर्सिव डिसेंट में हो रहा है। जैसे आपने ये चीज़ मैनुअली की हुई है, इसीलिए मैंने आपकी एक्सरसाइजेस करवा दी थी कि मैनुअली चूँकि आपने ये चीज़ें की होंगी तो मुझे समझाना आसान हो जाएगा। तो हम कोई नई चीज़ नहीं कर रहे, जो हम पहले से हमने जो एक्सरसाइजेस कर ली हुई हैं
सिर्फ़ और सिर्फ हम उसको नेमिंग कन्वेंशन दे रहे हैं। तो ये आपने पहले से किया हुआ है, मैनुअली किया हुआ है, तो कंपाइलर तो ये जो है वो ऑटोमेटिकली करता है, तो हमने इसको मैनुअली कर लिया था। तो मैनुअली जब हमने किया था तो ये लेफ़्ट डेरिवेशन ट्री है, लेफ़्ट टू राइट हम रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे हम लेफ़्ट टू राइट जो है वो रीड कर रहे हैं। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट रीड करते हैं तो उसको क्या कहती हैं, रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग। इट यूजेस प्रोसीजर्स फॉर एवरी टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एंटिटी। तो ये प्रोसीजर्स को ऑप्ट करता है टर्मिनल के लिए और नॉन टर्मिनल के लिए। तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास ये नॉन टर्मिनल भी हैं और ये हमारे पास टर्मिनल्स भी हैं। ए हमारा टर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल है। इट यूजेस द प्रोसीजर फॉर ये हम कर चुके हुए हैं। दिस पार्सिंग टेक्निक रिकर्सिवली parses the input to make a parse tree, which may or may not require the backtracking, but the grammar associated with it, if not left factored, cannot avoid the backtracking. A form of recursive descent parsing that does not require any backtracking is known as predictive parsing. तो इसमें इन्होंने दो चीज़ें बताई हुई हैं। पहली चीज़ तो ये है कि या तो वो बैक ट्रैकिंग इस्तेमाल करेगा, आगे बैक ट्रैकिंग की हम एक एग्जांपल की मदद से मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। या तो वो बैक ट्रैकिंग को इस्तेमाल करेगा या वो नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो वो प्रिडिक्टिव पार्सर कहलाएगा, और अगर बैक ट्रैकिंग करेगा ऑब्वियसली वो फिर प्रिडिक्टिव पार्सर नहीं कहलाएगा। तो बैक ट्रैकिंग को देख लेते हैं। हमारे पास बैक ट्रैकिंग क्या है। बैक ट्रैकिंग टॉप डाउन पार्सर स्टार्ट्स फ्रॉम द रूट नोड। ये अगेन हम बैक ट्रैकिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास बॉटम अप भी है। तो इसीलिए हम इसको पिन पॉइंट किया जा रहा है कि ये जो स्ट्रेटजी है हमारी टॉप डाउन है, बॉटम अप नहीं है, यानी कि टॉप से स्टार्ट होती है बॉटम की तरफ जाती है। एंड मैच द इनपुट स्ट्रिंग अगेंस्ट द प्रोडक्शन रूल्स टू रिप्लेस दैम इफ़ मैच। टू अंडरस्टैंड दिस टेक एन एग्जाम्पल। हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग सिंबल है, ये हमारी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, और ये हमारे प्रोडक्शन रूल्स हैं। तो एस को हम या तो इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं या इसके साथ जो है रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमारा ऑपरेटर कहलाता है और, या तो इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं या इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब अगर इसके साथ रिप्लेस करते हैं तो ऑब्वियसली ये हमारा एक टर्मिनल है, ये हमारा नॉन टर्मिनल है, ये हमारा टर्मिनल है। तो इसी को हम देखते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग सिंबल है, ये हमने लिख दिया है। इसको हम अगर इससे रिप्लेस करते हैं तो ये हमारे पास एक टर्मिनल है, और ये x जो है ये हमारा नॉन टर्मिनल है, और ये हमारा d जो है ये हमारे पास एक टर्मिनल है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये तीनों हमने लिख दी हैं। अब x को रिप्लेस करते हैं। इस x को हमने OA के साथ रिप्लेस किया, तो हमने ये देखा x को हमने OA के साथ रिप्लेस कर दिया। अब ये जो हमारी प्रोडक्शन है अगर तो गिवन प्रोडक्शन के साथ मैच करती है तो फिर तो ठीक है। अगर ये मैच कर जाती है तो ये फिर इस साइड पे चला जाएगा, नॉन बैक ट्रैकिंग स्ट्रेटजी की तरफ चला जाएगा, फर्दर प्रिडिक्टिव पार्सर की तरफ चले जाएगा। लेकिन अगर ये मैच नहीं करती तो फिर क्या होगा, ये हम बैक ट्रैक करेंगे, दोबारा हम x की तरफ जाएंगे, हम दूसरे हमारे जो रूल्स के तहत प्रोडक्शन के तहत हम इसको रिप्लेस कर देंगे EA के साथ। तो EA के साथ जो है वो मैचिंग हो जाएगी, या तो OA के साथ मैचिंग होगी या EA के साथ मैचिंग होगी। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि हम किस चीज़ की मैचिंग कर रहे हैं। बेसिकली जो हमने सोर्स कोड लिखा हुआ है उसमें जो प्रोग्रामर चीज़ें लिखता है, कोड को लिखता है, तो उसकी जो उसने लिखा हुआ है तो उसको प्रोडक्शन रूल्स के तहत चेक किया जाता है कि क्या उसने सीक्वेंस सही किया है, उसके साथ जनरेट होने वाला कोड सही है।
तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के रूल्स के तहत जो है वो चेक कर सकते हैं, और वो भी रूल्स उस लैंग्वेज स्पेसिफिक बनाए होते हैं, और जो भी हम लिखते हैं वो बेसिकली स्ट्रिंग्स होती हैं। तो वो जो स्ट्रिंग्स होती हैं उसको मैच किया जाता है कि क्या इसने सही लिखा है कि नहीं लिखा। अब हमारे पास ये और का ऑपरेटर है, या तो इसके साथ मैचिंग होगी या इसके साथ मैचिंग होगी। सबसे पहले हम इसके साथ मैचिंग करेंगे, अगर नहीं होती तो बैक ट्रैक करेंगे, दोबारा एक्स की तरफ आएंगे। जब हम दोबारा एक्स की तरफ जाएंगे तो हम फिर इसको इसके साथ रिप्लेस करके देखेंगे, तो ये हमारी नेक्स्ट प्रोडक्शन बन जाएगी। तो इस तरीके से फिर जो है वो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, तो इसको हम कहते हैं बैक ट्रैकिंग। तो रिकर्सिव डिसेंट जो है वो क्या हुआ, हमारा रिकर्सिव डिसेंट जो है वो हमारी टॉप डाउन स्ट्रेटजी हुई, टेक्निक हुई। इससे हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और हम जो है वो इनपुट को रीड करते हैं, लेफ़्ट टू राइट जो है वो इनपुट को रीड करते हैं। तो ये किस में करते हैं, रिकर्सिव डिसेंट में करते हैं। रिकर्सिव डिसेंट तक पहुंचने के बाद फिर या तो हम बैक ट्रैकिंग करेंगे या नॉन बैक ट्रैकिंग करेंगे। बैक ट्रैकिंग हम क्यों करेंगे, क्योंकि अगर मैचिंग नहीं होती तो हम फिर दूसरी मैचिंग की तरफ जाएंगे, बैक ट्रैक करेंगे और फिर हम फर्दर इस ट्रैक की तरफ आएंगे। अब हम आते हैं प्रिडिक्टिव पार्सर की तरफ। प्रिडिक्ट करना, पहले से ही सोच लेना, इसका मतलब ये होता है कि हम पहले से ही सोच लेते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं। जैसे जो है अगर आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं तो वहाँ पर कई एंकर्स बैठे होते हैं, वो प्रिडिक्ट करते हैं कि जी हम ये प्रिडिक्ट करते हैं, हमारे पास ये डाटा है, करंट डाटे की बेस के ऊपर हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि फ़र्दर ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इसको हम प्रिडिक्शन कहते हैं। प्रिडिक्टिव पार्सर में क्या होता है, इज़ अ रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। तो इसको उन्होंने रिकर्सिव डिसेंट पार्सर ही बोला है। क्यों बोला है, ये देखें, अगर हम बैक ट्रैकिंग नहीं करते तो ये डायरेक्टली नॉन बैक ट्रैकिंग की तरफ जाएगा और ये प्रिडिक्टिव पार्सर बन जाएगा, तो इसीलिए इसका नाम उन्होंने रखा है प्रिडिक्टिव पार्सर। which has the capability to predict which production is to be used to replace the input string। तो ये प्रेडिक्ट करेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी स्ट्रिंग है जो कि इस्तेमाल की जा सकती है, रिप्लेस की जा सकती है। तो इसके लिए फिर इसके पास एक टेबल होगा, इस टेबल की मदद से उसको पता लगेगा कि जी आगे क्या करना है, कौन सा एक्शन लेना है, गो ऑन करना है, उसको हाल्ट करना है, उसको एंड करना है, क्या करना है। इसके अलावा इसके पास एक डाटा स्ट्रक्चर होता है स्टैक, जिसमें हमारे पास डिफरेंट नॉन टर्मिनल और टर्मिनल्स होती हैं, और ये हमारे पास ये एक इनपुट है, ये हमारे पास टर्मिनल है, और इस डॉलर साइन का मतलब ये होता है कि ये चीज़ एम्प्टी है। द प्रिडिक्टिव पार्सर डज नॉट सफ़र फ्रॉम द बैक ट्रैकिंग। तो इसमें ऑब्वियसली बैक ट्रैकिंग नहीं होती, इसमें सारी चीज़ें जो है वो पहले से प्रिडिक्ट कर ली जाती हैं, मैच कर ली जाती हैं। टू अकॉम्प्लिश इट्स टास्क द प्रिडिक्टिव पार्सर यूजेस अ लुक अहेड पॉइंटर। तो ये जो पॉइंटर होता है ये बेसिकली इसका नाम उन्होंने लुक अहेड पॉइंटर कहा गया है, विच पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इनपुट सिंबल। तो ये पॉइंट करता है कि कौन सा इस वक्त सिंबल आ सकता है। टू मेक द पार्सर बैक ट्रैकिंग फ्री द प्रिडिक्टिव पार्सर पुट सम कंस्ट्रेंट्स ऑन द ग्रामर एंड एक्सेप्ट ओनली क्लास ऑफ ग्रामर नोन एज LLK। तो इसको प्रिडिक्ट करने के लिए, इसको बनाने के लिए वो एक और ग्रामर को इस्तेमाल करते हैं जिसको हम LLK ग्रामर कहते हैं। ये बेसिकली जो है वो दिस इज़ अ सब पार्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो हमारे पास प्रिडिक्टिव पार्सिंग यूजेस ए स्टैक एंड पार्सिंग टेबल टू पार्स द इनपुट एंड जनरेट ए पार्स ट्री। तो इस फेज़ के अंदर क्या होता है कि ये एक टेबल की मदद से जो है और सिंबल्स की मदद से जो है वो ये हमारा जो पार्स ट्री है वो जनरेट करता है। हमने पहले ये जो मैनुअली हमने ये ट्री जनरेट किया था, इसको हम पार्स ट्री बोलते हैं।
तो पार्स ट्री जो है वो जो हमने मैनुअली जनरेट किया था, तो वो कौन से फेज़ में हो रहा है, ये हमारे पास ये जो हमारे पास है प्रिडिक्टिव पार्सर, इसके थ्रू जो है हमारा ये ट्री जनरेट हो रहा है। और हमारे पास एक पार्सिंग टेबल भी है जिसमें डिफरेंट हमारे एक्शंस हैं, इससे वो प्रिडिक्ट करता है, इसमें डाटा सेव करता है, इसमें हमारी इनपुट होती है, ये हमारा पॉइंटर होता है। बोथ द स्टैक एंड द इनपुट कंटेन्स एन एंड सिंबल $sign टू डिनोट दैट द स्टैक इज़ एम्प्टी। तो जहाँ पर हमारे पास ये $साइन आएगा तो इसका मतलब होगा कि स्टैक हमारा एम्प्टी है। एंड द इनपुट इज़ कंज्यूम, और हमारी इनपुट कंज्यूम हो चुकी हुई है। द पार्सर रेफर्स टू द पार्सिंग टेबल टू टेक एनी डिसीजन ऑन द इनपुट एंड स्टैक एलिमेंट कम्बिनेशन। तो ये रेफ़र करेगा इस टेबल की तरफ, इस टेबल की मदद से इसको पता लगेगा कि आगे हमने कौन सा एक्शन लेना है। तो हमारे पास टॉप बॉटम जो है वो पार्सर में सबसे पहले हम रिमूव लेफ़्ट रिकर्जन करते हैं, लेफ़्ट फैक्टर्ड ग्रामर होती है। ये आगे जाके हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से हम देखेंगे कि टॉप बॉटम पार्सर में क्या हो रहा है, और रिकर्सिव डिसेंट में जो है, ये तो वैसे उन्होंने समरी ही बताई हुई है कि रिकर्सिव डिसेंट में हम बैक ट्रैकिंग जो है वो रिमूव कर देते हैं, और प्रिडिक्टिव पार्सर में हम टेबल को इस्तेमाल करते हैं और रिमूव रिकर्जन हो जाती है। रिकर्जन का मतलब है बार बार किसी चीज़ का होना। तो इस चीज़ को उन्होंने समराइज वे में जो है वो कर दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि टॉप डाउन स्ट्रैटेजी में एल पार्सर जो है वो क्या करता है। आई डू होप कि इस लेक्चर की मदद से आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।